मुख्यतः मैं शुरुआत करना चाहूँगी उद्भट विद्वान डॉक्टर शिव कुमार जी दीक्षित, मेरे अभिन्न मित्र, चुटीले व्यंग्यकार और देश और विदेश में हिंदी का नाम उज्जवल करने वाले ऐसे डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, कानपुर में उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और सामाजिक कार्यों में अग्रणी श्री नरेंद्र शर्मा जी, जिनकी कार्यों की सुगंध हमारे कमरों में, हमारे कक्षों में, हमारे विश्वविद्यालयों में चतुर्दिक फैल रही है। ऐसे नरेंद्र शर्मा जी को मैं अभिवादन करता हूँ और हमारे अभिन्न मित्र कॉलेज विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी। मैं समझता हूँ कि कुलपति जी के जाने के पश्चात जो समय की सीमाएं बांधी गई थी वो शायद अब टूट चुकी हैं, तो मैं 1-2 मिनट आपका समय ले लूँगा और उसको आप अन्यथा न लीजिए। अब हिंदी की राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा विवाद की स्थिति पैदा हुई, पर ये विवाद की स्थिति आज की नहीं है। ये शुरुआत से ही कि इसको राजभाषा बनाकर राष्ट्रभाषा की तरफ चलने का आह्वान किया गया था, जो शायद अभी तक हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए या कुछ राज्यों को इसके लिए हम तैयार नहीं कर पाए। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो मेरी संवेदना को छू जाती है वो है मातृभाषा। चूँकि मातृभाषा माँ से जुड़ी हुई है और माँ तो आप समझिए रिश्तों में कुछ ऐसी है ऊष्मा जो अनवरत पूरे जीवन भर आपको याद आती रहती है। तो माँ के कहे हुए शब्द, जो प्रारंभिक शब्द, हमारी प्राथमिक गुरु तो माँ ही होती है और उनकी भाषा में जो कुछ हम सीखते हैं वही मातृभाषा है। तो हिंदी का ये गौरव तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता कि वो मातृभाषा है। अब चूंकि माँ की बनाई हुई कढ़ी भी आपको जीवन भर याद रहती है, तो माँ के कहे हुए शब्द हिंदी में जो कहे गए वो आज भी मेरे कानों में आंदोलित करते हैं, मुझे संवेदित करते हैं। अब रही बात राष्ट्रभाषा और राजभाषा की, तो ये राजनीति का विषय इसलिए भी हो गया कि हिंदी की स्वीकार्यता दक्षिण भारतीय राज्यों में नहीं है और आज भी नहीं है, और इसीलिए एक त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया कि हिंदी के जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, इधर की भाषा और हिंदी उधर से भी एक दक्षिण भारतीय भाषा को हमारे यहाँ सिखाया जाए। कुछ वर्षों तक ये प्रयोग चला भी, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा और हिंदी अपने स्थान पर ही रही। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँ कि हिंदी की स्वीकार्यता किसी फाइल के कारण, किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, ये जन संचेतना है। हिंदी हमें अच्छी लगती है क्योंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं हिंदी में सोचता हूँ। मेरे विचारों का प्रवाह हिंदी के कारण आता है। जो काम अंग्रेजी नहीं कर पाई वो मेरे दिलो मस्तिष्क पर वो हिंदी करती है, मैं बाद में उसको किसी और भाषा में ट्रांसलेट करता हूँ। तो इस नाते हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े, ऐसा मैं प्रयास करना चाहूँगा। और कुलपति जी यहाँ नहीं है, मैं जानना चाहता था और समझना भी चाहता था कि हिंदी की स्वीकार्यता प्रौद्योगिकी और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में क्यों नहीं हो पाई। शायद इसका कारण यह भी था कि विज्ञान के सिद्धांत और प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उनका विवरण हमने अच्छे से हिंदी में तैयार नहीं किया और हिंदी की जो संप्रेषण की क्षमता है उसमें कोई प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ हिंदी भाषाओं का दायित्व ये भी था कि हिंदी की स्वीकार्यता को इसलिए बढ़ाया जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो महान ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हो और विषय वस्तु को कुछ इस तरह से प्रतिपादित किया जाए कि वो हमारे छात्रों के, हमारे शिक्षकों के मस्तिष्क में छा जाए। कानपुर विशेष रूप से हिंदी की कर्म भूमि रहा है और मेरा विश्वविद्यालय भी 2 हिंदी के साहित्यकारों से जुड़ा रहा है।
एक तो हमारा केंद्रीय ग्रंथालय ये गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है, और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे अग्रज डॉक्टर सुरेश अवस्थी जानते हैं कि पत्रकारिता में जोखिम भरी पत्रकारिता गणेश शंकर विद्यार्थी ने जिसकी शुरुआत की और वो शहादत का सामना करते हुए रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पत्रकारिता थी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जिनकी मूर्ति इस विश्वविद्यालय के एक पार्क में लगी हुई है, लेकिन शायद ही कोई वहां पर कभी उनको माला पहनाने जाता है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा के पीछे उनके पृष्ठभाग में एक बहुत छोटी सी, मेरा ख्याल है 2 फुट या 1.5 फुट की एक प्रतिमा लगी हुई है, और वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनके साहित्यिक योगदान को मैं दोहरा नहीं पाऊंगा, मेरे पास से शब्द नहीं है कि मैं नवीन जी की प्रतिभा को, उनका आकलन कर पाऊँ और उनको शब्दों में पिरो पाऊँ। लेकिन मेरे विद्वान मित्र उद्भट हिंदी व्याख्याता डॉक्टर दीक्षित जी इस बात से सहमत होंगे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का विश्वविद्यालय में कोई पुरस्कार नहीं है, उनको कोई देखता भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सम्मान मिले। और कानपुर तो वैसे ही इस भूमि ऐसी रही है, और चूंकि उन्नाव इससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है जो हमारे ही परिक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आता है, और निराला की कर्मभूमि रही है उन्नाव, गढ़ाकोला बहुत नजदीक है हमारे, और तमाम साहित्यकार जो वहाँ पैदा हुए, दयाल शुक्ला, सन्नी, ये ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कानपुर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, और उनको उतना सम्मान हम दे नहीं पाए। और अंतिम कवि जो इस पीढ़ी के थे, जो नीरज जी, गोपाल दास जी नीरज, जिनके साथ बहुत सारे मंचों पर हमारे माननीय सुरेश जी ने उनके साथ काव्य पाठ किया है, और उनका परिचय इतने सुंदर शब्दों में वो देते थे कि मन आह्लादित हो जाता है। मैं चाहता था कि ये परिचर्चा थोड़ी आगे चलती, लेकिन मुझे धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपा गया है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल से कि विश्वविद्यालय ने प्रथम बार इस हिंदी दिवस का आयोजन किया है, इसके लिए कुलपति जी को जरूर धन्यवाद दिया जाए। मैं मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ, और इस कड़ी में डॉक्टर द्विवेदी, श्री नरेश शर्मा जी, हमारे विद्वान मित्र जिनके बारे में मैं और कुछ भी कहना चाहता था, क्योंकि हमारी मित्रता बहुत पुरानी है और मैंने उनके साथ करीब 5 वर्षों तक मूल्यांकन का कार्य भी किया, और 3 बजे के बाद जब मेरी क्लास समाप्त हो जाती थी तो मुझे उत्कंठा होती थी, मुझे आदत सी पड़ गई थी, जब तक मैं श्री सूक्तम के पाठ में उनका जब वो करते थे तो मन आह्लादित हो जाता था, और मैं 3 बजे अपनी क्लास होकर मैं उनके पास दौड़ता चला आता था। इतना सारगर्भित उनका व्याख्यान। अब दुर्भाग्य से उन्होंने विश्वविद्यालय आना छोड़ दिया है और हमारी मुलाकातें बहुत सीमित हो गई हैं, शायद फोन से वार्ता, लेकिन अभी भी जब मैं उनके ब्लॉग पढ़ता हूँ तो संवेदना के शिखर पर इतनी संवेदना उनके शब्दों में है, उनका शब्दों का चलन चयन इतना सुंदर है। ललित निबंधकार मेरे ख्याल से इस उत्तर भारत में इतना सुंदर ललित निबंधकार कोई नहीं है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आए, बार बार आए और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहें। और ऐसा ही आभार मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी उनके बिना, उनके सहयोग के बिना इस विश्वविद्यालय में हिंदी का कोई कार्य नहीं हो सकता। वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करें, अपने कृतित्व से भी परिचित कराएं, और देश विदेश में जो उन्होंने हिंदी की अलग जगाई है, शायद विश्वविद्यालय में भी उसकी ज़रूरत है। मैं सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मेरे अभिन्न मित्र कुलानु शासक प्रोफेसर स्वर्णकांत जी, कुलसचिव जी, जिन्होंने बहुत धैर्य से इस पूरे सभागार की गतिविधियों को देखा और समझा है,
और मैं मानता हूँ कि जब नई शिक्षा नीति के हिसाब से कोई भी परिवर्तन हिंदी के लिए होगा तो उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मेरे सभी मित्र, सभी छात्रों को मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा अगर